बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। लिसानुल हिसाब के नए लेक्चर के साथ मौजूद हूँ। यूनिट नंबर 14 चल रहा था। हम रेशो एंड प्रोपोर्शन पे हर थ्योरम को समझ रहे थे, अंडरस्टैंड कर रहे थे। और आज हम कर रहे हैं जी लास्ट थ्योरम ऑफ दिस यूनिट, दैट इज़ 14.4। और हम देखते हैं जी इसमें क्या रेशो और प्रोपोर्शन के लिए उसने एक थ्योरम बनाया हुआ है और क्या स्टेटमेंट कहती है जी। स्टेटमेंट कहती है कि इफ़ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, अगर दो ट्राइंगल्स सिमिलर हों। देखिए कॉमा आ गया, देन आ गया, इसका मतलब है कि स्टेटमेंट यहाँ पे आपने ब्रेक करनी है और आपको सिर्फ ये गिवन है कि आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं और वो सिमिलर हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि सिमिलैरिटी क्या चीज़ है। आपको याद हो हमने लेक्चर नंबर 1 में भी डिस्कस किया था, जब सिंबल्स डिस्कस हो रहे थे। और जो स्टूडेंट्स आज पहली दफ़ा ही इसको सुन रहे हैं तो वो सजेस्ट करती हूँ कि पहले लेक्चर नंबर 1 को ज़रूर सुनिए। उसमें मैंने सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी को एक्सप्लेन किया हुआ है। एनीवेज़ मैं फिर भी बता देती हूँ। सिमिलैरिटी में क्या होता है कि शेप्स, फिगर्स बड़ी और छोटी हो सकती हैं लेकिन उनकी शक्ल बिल्कुल सेम रहेगी। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको तब भी एग्जांपल दी थी फर्स्ट लेक्चर में कि जैसा कि एक पैरट और एक बेबी पैरट, ठीक है, वो बिल्कुल इक्वल तो नहीं है लेकिन वो सिमिलर ज़रूर हैं। उनकी शक्ल बिल्कुल मिलती जुलती है लेकिन वो छोटे बड़े हैं। ठीक है, इसी तरह से ट्रायंगल्स भी और बाकी भी। अभी आप देखें इस वक्त आपके पास ABC और DEF जो ट्रायंगल है वो दोनों सिमिलर हैं। ठीक है, उनकी शेप एक जैसी है लेकिन इनका साइज़ एक जैसा नहीं है। जबकि कॉन्ग्रेंट होने में क्या होता है, कॉन्ग्रेंसी में ये होता है कि वो शेप ही नहीं बल्कि साइज़ में भी फिगर्स सेम होती हैं। ठीक है जी, कॉन्ग्रेंसी की एग्जांपल्स में आप अपनी क्लासरूम की चेयर्स भी ले सकते हैं, सब सेम होती हैं। ठीक है, सबका साइज़ सेम होता है तो वो कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, लेकिन जब छोटा और बड़ा होगा लेकिन शेप उसकी एग्जैक्टली सेम होगी, फिर हम कहेंगे कि वो सिमिलर है। ठीक हो गया जी। तो आपको गिवन ये है कि जो दो ट्रायंगल्स हैं वो सिमिलर हैं। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि एक छोटी ट्रायंगल और एक बड़ी ट्रायंगल है और दोनों सिमिलर हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनकी जो लेंथ्स हैं वो छोटी या बड़ी हैं। अब आप देख सकते हैं AC की लेंथ अगर कंपैरिजन किया जाए तो DF या FD के मुकाबले में AC छोटा है जबकि ये बड़ा है। ठीक है, इसी तरह से बाकी भी साइड्स। लेकिन जो इनमें कॉन्ग्रेंट है, कॉमन है, वो क्या है, इक्वल है, क्या है, वो एंगल्स इक्वल होते हैं। जब दो ट्रायंगल्स सिमिलर कहा जाए तो इसका मतलब ये है कि वो साइज़ में तो छोटी या बड़ी हो सकती हैं, यानी उनकी जो लेंथ्स हैं साइड्स की वो बड़ी छोटी होंगी लेकिन उनके एंगल्स बड़े छोटे नहीं होंगे। देखिए अगर एंगल्स में फ़र्क आ जाए ना, फॉर एग्ज़ाम्पल एंगल अगर उसने 30 डिग्रीज़ का बनाया हुआ है और उसके कंपैरिजन में जो D एंगल आ रहा है वो एंगल बना रहा है जनाब 45 डिग्रीज़ का, तो आप मुझे बताइए ना ये कंपैरिजन कैसा कंपैरिजन है। फिर आप क्या इसकी शेप को सेम मानेंगे? वो तो टेढ़ी सी लगेगी। कोई और ट्रायंगल उसकी शेप ही और होगी, तो वो तो सिमिलर भी नहीं होनी। तो जो दो ट्रायंगल्स सिमिलर होती हैं उनके एंगल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर उसने कह दिया कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो हम ये कहेंगे कि एंगल A इज़ कॉन्ग्रेंट टू एंगल D, एंगल B इज़ कॉन्ग्रेंट टू एंगल E एंड एंगल C इज़ कॉन्ग्रेंट टू एंगल F। ठीक है, ये छोटी और बड़ी ट्रायंगल का कंपैरिजन है। बाकी क्या हो रहा है ये हम कंस्ट्रक्शन में पढ़ेंगे। ठीक है जी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि आपने देखा होगा कि गिवन में ट्रायंगल ABC का जो कंपैरिजन कर रहा है ट्रायंगल DEF के साथ, उसमें उसने करस्पॉन्डिंग का वर्ड नहीं यूज़ किया सिमिलैरिटी के लिए। सिंबल जो उसने यूज़ किया है वो सिमिलैरिटी का यूज़ किया है और ये सिंबल मैं लेक्चर नंबर 1 में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है जी। तो सिमिलैरिटी के केस में उसने सिर्फ ये कहा था कि सिमिलर है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब ये सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग तीनों एंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब आते हैं कि हमें प्रूव क्या करना है। कहते हैं कि देन द मेयर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, फिर जो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी, यानी AC के करस्पॉन्डिंगली DF, AB के करस्पॉन्डिंगली DE और BC के करस्पॉन्डिंगली EF। ठीक है, ये इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं।
दीज साइड्स आर प्रोपोर्शनल, यानी उनकी रेशोज इक्वल होंगी। और रेशो कैसे इक्वल होती है ये हम थ्योरम नंबर 14.1 से सीखते आ रहे हैं। अब यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्या प्रूव करना है कि उनकी जो साइड्स हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स। अब देखें यहाँ पे वो ले रहे हैं ए बी बाई डी ई। दिस इज ए बी फ्रॉम द फर्स्ट ट्राइंगल एंड डी ई करस्पॉन्डिंग साइड फ्रॉम द सेकेंड ट्राइंगल। ए बी बाई डी ई, ए बी की रेशो ले रहा है डी ई के साथ, ओके। बी सी बाई ई एफ, यहाँ पे यही करस्पॉन्डिंगली साइड्स हैं दोनों। इसी तरह से ए सी बाई डी एफ। ठीक हो गया जी, ये आपको प्रूव करना है। अच्छा, अब मैं ज़रा कुछ और कंपैरिजन्स भी बोलती हूँ, अब आप उनको नोट कीजिए, वो भी प्रोपोर्शनैलिटी में ही आएंगे। अब यहाँ पे उसने कैसे कंपैरिजन लिया, ए बी साइड की रेशियो ली डी ई के साथ, यानी फर्स्ट अगर बेस ली उसने फर्स्ट ट्राइंगल से तो दूसरी बेस ली उसने सेकंड ट्राइंगल से। तो आप इस तरह से भी बोल सकते हैं कि ए बी बाई ए सी, ठीक है, बेस और फिर ये वाली साइड। तो बड़ी ट्राइंगल का भी कंपैरिजन जब आप करेंगे तो बेस और फिर ये वाली साइड कंपैरिजन में लेंगे। यानी आप ये कह सकते हैं कि ए बी बाई ए सी इज़ इक्वल टू डी ई बाई डी एफ, ठीक है। या आप यूँ बोल सकते हैं ए बी बाई बी सी इज इक्वल टू डी ई बाई ई एफ, ठीक। इस तरह भी बोल सकते हैं ए सी बाई बी सी इज इक्वल टू डी एफ बाई ई एफ, ठीक है जी। तो ये कंपैरिजन्स भी आप बोल सकते हैं और ये भी रेशोज़ ही हैं और उनको आप इक्वेट कर सकते हैं, इक्वल कह सकते हैं, क्योंकि ये कह रहा है कि ये प्रोपोर्शनल है। अब ये जो मैंने कंपैरिजन्स खुद से बोले हैं, अब आप सोचेंगे कि ये कैसे। तो ये आपको मैंने 14.1 जब थ्योरम एंड हो रहा था तो क्रॉलरी के टाइम मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हम इससे 5-6 मज़ीद रेशोज़ बना सकते हैं जिसको हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। अब इस वक्त जो प्रूव करना है उसने जो बनाई हुई हैं 3 रेशोज़, तीनों को प्रोपोर्शनल कहा हुआ है, यानी इक्वल किया हुआ है रेशोज़ को। अब हम देखते हैं कि वो किस तरह से प्रूव करता है। कंस्ट्रक्शन में क्या कहता है, कहता है जी कि टेक पॉइंट्स जी एंड एच ऑन डी एफ एंड डी ई, यानी डी एफ के ऊपर जी पॉइंट लिया और डी ई के ऊपर एच पॉइंट लिया। कहाँ लिया, कहीं पे भी ले लिया नहीं, एक्सप्लेनेशन दे रहे आगे कैसे। सच दैट, इस तरीके से आपने लेना है कि ए सी, ये जो साइड ए सी है ये उस डी जी के कॉन्ग्रेंट हो, यानी इतना कुछ साइज़ हो तकरीबन, ठीक है। मैयर करने की ज़रूरत नहीं है, बस अंदाज़न आप ले लीजिएगा, लेकिन नज़र भी वो आना चाहिए, बहुत बड़ा हो और बहुत छोटा हो और आप कह रहे हो ये इक्वल है, इस तरह से भी ना हो, ठीक है। इसी तरह से एच कैसी जगह पे लेना है कि वो ए बी और डी एच ये दोनों आपस में इक्वल नज़र आएँ, और फिर ये दोनों पॉइंट्स लेने के बाद आप आपस में जॉइन कर देंगे। तो इट्स ऑल अबाउट कंस्ट्रक्शन। ठीक हो गया जी। अब आ जाते हैं प्रूफ की तरफ। देखें, उसने इतनी साइड ली, इस डी जी और ए सी को कॉन्ग्रेंट किया और डी एच को ए बी के कॉन्ग्रेंट किया, ठीक है। ये दो साइड्स उसने कॉन्ग्रेंट ले ली। अब ये दोनों ट्राइंगल्स का पहले कंपैरिजन लेगा और वो क्या कहता है, चलिए देखते हैं। कहते हैं जी कि इन ट्राइंगल ए बी सी करस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल डी एच जी, ए बी सी का इस छोटी ट्राइंगल डी एच जी के साथ कंपैरिजन लें तो ए बी साइड डी एच के कॉन्ग्रेंट है। क्यों जी, अब ये भी कंस्ट्रक्शन में बात हुई। ए सी साइड डी जी के कॉन्ग्रेंट है, किसने कहा, कंस्ट्रक्शन में हुई ये बात। अच्छा, एंगल ए एंगल डी करस्पॉन्डिंगली एंगल डी के कॉन्ग्रेंट है, एंगल ए करस्पॉन्डिंगली एंगल डी के कॉन्ग्रेंट है। किसने कहा एंगल ए एंगल डी के कॉन्ग्रेंट है जी, गिवन में कहा गया था। ठीक हो गया। अब आप ज़रा देखें, ए बी ए सी एंगल ए बी ए सी एंगल ए, क्या ये एंगल ए इस ए बी और ए सी का इंक्लूडेड एंगल है? जी हाँ, ये आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं। डी एच डी जी एंगल डी, डी एच डी जी एंगल डी, क्या ये एंगल इन दोनों साइड्स का इंक्लूडेड एंगल है? जी हाँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्राइंगल ए बी सी इज़ कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल डी एच जी
बाय द हेल्प ऑफ साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। एंगल इंक्लूडेड था, इसलिए एंगल को ए को उसने दरमियान में रखा। ठीक है जी, यहाँ तक दोनों ट्राइंगल्स को उसने क्या किया, कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया। अच्छा, आपको पता है कि जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होती हैं तो उनकी हर करस्पॉन्डिंग साइड और हर करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रेंट होता है। इसका मतलब ये है कि ए और डी आपस में कॉन्ग्रेंट थे, ये तो गिवन में बात हो चुकी। इसका मतलब है ये वाला एंगल भी इसके कॉन्ग्रेंट है और ये एंगल भी इसके कॉन्ग्रेंट है, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होगी। अच्छा, यहाँ जो एंगल बन रहा था सी के कंपैरिजन में जी पॉइंट पे, इस एंगल को उसने वन एंगल नाम दे दिया, कोई भी नाम दे सकते हैं। कहते हैं कि जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है तो इसका मतलब है एंगल सी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल वन। ठीक है, क्या रीज़न है, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं किसके, दो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स के। ठीक हो गया, लेकिन एंगल सी तो कॉन्ग्रेंट था एंगल एफ के। आप गिवन में देख सकते हैं एंगल सी और एंगल एफ कॉन्ग्रेंट थे आपस में। हम कह रहे हैं एंगल सी एंगल वन के कॉन्ग्रेंट है। अगर एंगल सी एंगल वन के भी कॉन्ग्रेंट है और एंगल सी एंगल एफ के भी कॉन्ग्रेंट है तो दोनों के कंपैरिजन में ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी यूज़ कीजिए। दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो इसका मतलब है दोनों की राइट साइड भी आपस में इक्वल होगी। देयरफॉर दिस इज द सिंबल फॉर देयरफॉर एंगल वन इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल एफ। ठीक है, क्या रीज़न है जी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी इज द रीज़न फॉर दिस। ठीक है, अब वो ये कह रहे हैं कि एंगल वन और एंगल एफ आपस में कॉन्ग्रेंट है। इस बात को ज़रा आप फिगर से समझिए कि एंगल वन और एंगल एफ कॉन्ग्रेंट है। लुक एट दिस फिगर, ये एंगल वन है, इसी के पीछे ये एंगल एफ है। आपको याद हो मैंने करस्पॉन्डिंग एंगल्स जब लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किए थे तो मैंने ये बताया था कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स की शेप सेम होती है। ये देखें, ये ऐसे अगर उल्टा वी बन रहा है तो इस एंगल एफ के लिए भी उल्टा वी ही बन रहा है। अगर ऐसा है तो ये तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स का पता देते हैं। ठीक है, एंगल वन और एंगल एफ के कॉन्ग्रेंट होने का मतलब ये है कि ये दोनों एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अगर एंगल्स करस्पॉन्डिंग हो तो इसका मतलब है कि लाइंस पैरेलल हैं। दिस मीन्स दैट जी एच इज पैरेलल टू ई एफ। ठीक है जी, अभी दो तरीके से बात हो सकती है। देखिए, जब लाइंस पैरेलल हो तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं, जब करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रेंट हो तो लाइंस पैरेलल होती हैं। ठीक है, ये दोनों कन्वर्स स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। अच्छा, अब ज़रा रिकॉल कीजिए अपना 14.1 थ्योरम, जिसमें उसने ये कहा था कि अगर एक ट्रायंगल है, ठीक है, इस वक्त आप डी ई एफ को कंसिडर करें, ये एक ट्रायंगल है और इसमें दो साइड्स को कट करने वाली या मीट करने वाली एक लाइन सेगमेंट है या लाइन है। ठीक है, जिसका नाम इस वक्त जी एच है। इस ट्रायंगल के अंदर ये जी एच इन दो साइड्स को मीट करती है या कट करती है, और ये साइड जी एच पैरेलल भी है इस ई एफ के। तो फिर हमने ये पढ़ा था कि इसकी साइड्स जो हैं वो प्रोपोर्शनल हैं या इनकी रेशियोज इक्वल हैं। इसका मतलब ये है कि डी जी बाई डी एफ इज इक्वल टू डी एच बाई डी ई। ठीक है जी, ये छोटी साइड ली इस बड़ी साइड के कंपैरिजन में, ये छोटी साइड ली इस बड़ी साइड के कंपैरिजन में। ये हम रेशो ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ जो रेशो ले रहा है उसकी बात कर रहे हैं, डी जी बाई डी एफ इज इक्वल टू डी एच बाई डी ई। क्यों? क्योंकि रिमेनिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। और यहाँ 14.1 की पूरी स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं कि जब एक ट्राइंगल में एक लाइन सेगमेंट दो साइड्स को कट कर रही होगी, मीट कर रही होगी, तो फिर और वो पैरेलल भी हो तीसरी साइड के, तो वो उसकी रेशियोज जो है वो इक्वल होंगी उसकी साइड्स की। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब ज़रा यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात और आप अपने माइंड में रख लें। यहाँ देखिए उसने लिखा डी जी बाई डी एफ डी एच बाई डी ई। यहाँ डी जी जो लिखा हुआ है, हमने कंस्ट्रक्शन में डी जी को ए सी के कॉन्ग्रेंट कहा था। ठीक है, दूसरी तरफ डी एच जो है, हमने कंस्ट्रक्शन में डी एच को ए बी के इक्वल कहा था। तो गोया ये जो इक्वेशन है मैं दोबारा से अगर लिखूँ तो मैं डी जी को ए सी से और डी एच को ए बी से
रिप्लेस करके लिख सकती हूँ, ठीक है। और यही हुआ, उसने फिर इसको लिखा नेक्स्ट में AC/DF इज इक्वल टू AB/DE। कैसे लिख सकते हैं, वही बात मैंने भी आपको बताया कि हमने इसको कंस्ट्रक्शन में सीखा था, ठीक है जी। इस इक्वेशन को आप संभाल के रख लें, इक्वेशन 1 का नाम दे दें। वो कहते हैं कि इसी तरीके से ये भी प्रूव किया जा सकता है कि AC/DF जो है वो यही AC/DF, ठीक है, BC/EF की इक्वल भी है। ये है BC और ये है EF। वो कह रहे हैं कि अगर AC/DF इक्वल हो सकता है AB/DE के, ये दोनों बेस वाली लाइंस हैं, ठीक है। तो हम इसको ये इस तरह भी इक्वल कर सकते हैं कि ये दोनों ये BC और DF के इक्वल भी हैं, EF के, सॉरी, ठीक है, इसके रेशो के इक्वल भी हो सकते हैं। हमने ये प्रूव कर लिया और ये भी प्रूव किया जा सकता है। तो अब आप ज़रा दोनों का कंपैरिजन देखें फिर से। अगर इनकी लेफ़्ट साइड्स इक्वल हैं तो राइट भी इक्वल होंगी, लेकिन चूंकि आपको तीनों ही इक्वल करनी थी जैसा कि टू प्रूव में था, तो आप तीनों ही लिख सकते हैं कि AC/DF इज़ इक्वल टू AB/DE इज़ इक्वल टू BC/EF, और इनकी तरतीब आगे पीछे हो सकती है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और यही आपको प्रूव करना था। आप रीज़न लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यानी फर्स्ट टू सेकंड। फर्स्ट उसने प्रूव कर दी, सेकंड उसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं थी, बस उसने सिमिलरली कह के लिख दिया कि आप ये भी प्रूव कर सकते हैं। तो ये था जनाब लास्ट थ्योरम, और यही हमें प्रूव करना था कि इसकी साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी, करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर ट्राइंगल सिमिलर हुई तो। और आपने देख लिया प्रूव में एक छोटा सा पॉस्टुलेट लगता है और फिर उसके बाद कुछ रीजंस के साथ ही हम अपने प्रूफ की तरफ मूव कर सकते हैं। यहाँ तक किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन को बहुत मुश्किल नहीं समझना, थोड़े से कॉन्सेप्ट ज़रूर है, लेकिन 14.1 अगर नहीं सीखा तो आप मज़ीद किसी थ्योरम पे मत जाइए जब तक आप फर्स्ट थ्योरम को अच्छे से ना समझ लें, ठीक है जी। जहाँ तक कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।